नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मेरा नाम है सुमित अवस्थी। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बीते 24 घंटे से वहां की सरकार कौन चला रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल रात लगभग इसी समय हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक किसी को मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं किया है। यही सवाल है, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन? 24 घंटे बाद भी राज्यपाल मौन। नतीजा यह है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस विधायकों को अब एक साथ रखने की कोशिश तेज हो गई है। इस तरह की अटकलें हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि अब इसीलिए सभी विधायकों को एक साथ रखकर उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की तैयारी चल रही है। किसी भी तरह की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। सियासत में इसी को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। विपक्ष को डर है कि उनके विधायक बीजेपी के प्रभाव में आ सकते हैं, इसीलिए ऐसे विधायकों को बस में बिठाकर एयरपोर्ट ले जाया गया है। यहां से उन्हें किसी विपक्षी शासित राज्य में ले जाए जाने की योजना है। इसी सियासी तस्वीर का अंदेशा जताया जा रहा था। ये बात भी कही जा रही है कि सबको शायद एक साथ हैदराबाद ले जाया जा सकता है। तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की नई रेवंत रेड्डी की सरकार बनी है, उस इलाके में कांग्रेस का ऐसा मानना है कि उनके तमाम साथी विधायक, चाहे वो जेएमएम के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो सुरक्षित रहेंगे। वो भी ये सब तब हो रहा है जब हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने और फौरन इस्तीफा स्वीकार करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 बार के विधायक चंपाई सोरेन ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। चंपाई सोरेन को महागठबंधन ने अपना विधायक दल का नेता चुना था। चंपाई सोरेन ने अपने औपचारिक पत्र में न सिर्फ अपने समर्थन वाले कम से कम 43 विधायकों के दस्तखत सौंपे, बल्कि राज्यपाल को इन सभी विधायकों के समर्थन का वीडियो भी दिखाया। ये भी कहा कि वो चाहें तो अभी सबकी परेड करा लें। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं वही वीडियो जिसमें सभी विधायक खुद अपनी गिनती करते नजर आ रहे हैं, जो आज सोशल मीडिया पर महागठबंधन की तरफ से वायरल किया गया है। कौन चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 36 38 39 40 41 40 41 42 43 43 इस वीडियो के बाद कोई शक नहीं रह गया कि कम से कम 43 विधायक तो चंपाई सोरेन के साथ हैं ही, जबकि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 42 है। लेकिन जानकारी के मुताबिक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल रात चंपाई सोरेन को कहा कि वो सरकार बनाने के दावे से जुड़े पत्र पर विचार करेंगे, उसके बाद उन्हें बताएंगे कि उनको कब बुलाया जाएगा। आज दोपहर तक जब राजभवन से कोई खबर इन जेएमएम के और महागठबंधन के विधायकों के पास नहीं मिली, तो इन चंपाई सोरेन ने रिमाइंडर भेजा राज्यपाल को और पत्र में फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद शाम को 5:30 बजे राज्यपाल राधाकृष्णन साहब ने फिर चंपाई सोरेन को राजभवन बुलाया। चंपाई 5 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। चंपाई ने दावा किया कि उन्हें 47 विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया है, बल्कि जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने कल उन्हें फिर बुलाया है। राज्यपाल से मुलाकात पर चंपाई सोरेन क्या कहते हैं, आपको भी ये सुनना चाहिए। जल्दी गठन करने का प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, इसीलिए उन्हें उनका तरफ से राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। आप लोगों ने दावा पेश कर दिया है, दावा पेश कर दिया आप लोगों ने। उनका कहा कि दावा तो कल ही दिया है। आज क्या बातचीत हुई सर राज्यपाल से? जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है,
कि और राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। जल्दी करने को हम चाहते हैं हो जाए, राज्यपाल ने भी कहा जल्दी करेंगे, लेकिन अब तक राज्यपाल मुलाकात तो कर चुके हैं लेकिन न्योता नहीं दिया है। झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है। बहुमत का आंकड़ा 42 पर आता है। हेमंत सोरेन सरकार रहने तक सदन में जो स्थिति रही वो इस तरीके से है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को 48 विधायकों का समर्थन रहा। इनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 और सीपीआई-एमएल का 1 विधायक है। राज्यपाल को 43 विधायकों का वीडियो दिखाया गया, जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको भी दिखाया। बाकी 5 विधायक कहां हैं इस कोटे के, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि इसमें हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और उनका भाई बसंत सोरेन इस वीडियो में नहीं दिखाई दिए। माना जा रहा है कि सोरेन परिवार में ही बगावत हो गई है। वो नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर हेमंत सोरेन के पास ये ताकत रहे कि वो अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करे, जो कि वो चंपाई सोरेन का कर भी चुके हैं। उधर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास 29 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 26 और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू के पास 3 विधायक शामिल हैं बहुमत से, जो कि 13 कम है। अन्य जो किसी की तरफ नहीं है वो 3 हैं, जिनमें 2 निर्दलीय हैं और 1 एनसीपी का विधायक है। अगर ये 3 जोड़ भी दिए जाएं बीजेपी के साथ तो भी उनका आंकड़ा 32 पर पहुंचता है, जो कि बहुमत से और 10 के आसपास कम है। 1 स्थान इस वक्त विधानसभा में रिक्त है। अब आगे की कहानी जो भी इस राज्य में होगी वो इन आंकड़ों में संभावित या आशंकित फेरबदल पर ही आधारित होगी। झारखंड में नई सरकार बनने में जितनी देरी हो रही है, उतना ही जेएमएम और कांग्रेस को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की आशंका सता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसने झारखंड के अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए गोलबंद कर लिया है, ताकि किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राज्यपाल चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता देने में देरी की जा रही है, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए हैदराबाद ले जाया जा सकता है। इन विधायकों की बस कुछ देर पहले रांची एयरपोर्ट पर पहुंची है। बताया गया है कि महागठबंधन के 4 विधायक ही रांची में मौजूद रहेंगे। इनमें जेएमएम के चंपाई सोरेन हैं, कांग्रेस के आलमगीर आलम और प्रदीप यादव और सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अगर राजभवन से बुलावा आया या राज्यपाल फिर से चंपाई सोरेन से मिलने की उन्होंने कोशिश की, उनको बुलाते हैं, तो ये चारों नेता राज्यपाल से मिलने जाएंगे। इसीलिए इन चारों को अभी इस वक्त रांची में छोड़ने का और बाकी सभी विधायकों को रांची से बाहर ले जाने का मन महागठबंधन ने मनाया है। भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता है। सुप्रियोदा, आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे, क्या नौबत आ गई कि एमएलएस को हैदराबाद ले जाना पड़ रहा है? देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास में ना कोई राजनीतिक सोच है, ना नीति है, ना लोक लाज है। भाजपा किसी भी हद तक जाकर लोगों को डरा सकती है, उसका ताजा उदाहरण आपने झारखंड में भी देखा और बिहार में भी देखा। इसलिए हम लोग, चूंकि 24 घंटे बीत गए कल से जब इस्तीफा हुआ, अभी तक ना बुलाना, ये एक एप्रीहेंशन के तहत हम लोगों ने लोगों को इकट्ठे करके थोड़ा भेजा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कल वापस लोग लौट आएंगे और उसके बाद कल ही शपथ ग्रहण हो जाएगा। कोई खास ऐसे सबूत है कि कोई प्रपोजल आया है, कोई एमएलएस को फुसलाने का कोशिश किया गया है? नहीं, हम बहुत इंटैक्ट है और मैं दावा कर सकता हूं कि यदि फ्लोट टेस्ट होगा तो हम 47 की संख्या में वहां पर उपस्थित हैं। आप कॉन्फिडेंट है कि इनमें से कोई नहीं टूटेगा? कोई भी नहीं टूटेगा। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त पे जुटी हुई है। इसीलिए राज्यपाल चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता देने में देरी कर रहे हैं।
इसकी बात कहते हुए इन नेताओं ने निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके ट्वीट का जिक्र भी किया है। निशिकांत दुबे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सोरेन परिवार में फूट है, पूरा परिवार एक साथ नहीं है। सीता सोरेन उनके संपर्क में है और कहीं ना कहीं जेएमएम और उसके साथियों के बीच आपस में तकरार है कि मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं कांग्रेस और उनके साथी लोग, पहले वो सुनते हैं। देखिए, आज देश में दो हेमंत हैं। दोनों पे भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए, उनको भ्रष्टाचारी बताया। एक हेमंत अब उनके असम के मुख्यमंत्री हैं, अब वो ईमानदार हैं। ये हेमंत भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं, लड़ रहे हैं, तो आज ये जेल में जा रहे हैं। राहुल गांधी का सटीक इस पर आया है जवाब कि ऐसा लगता है कि धरती पर से उठा दो जो भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हो, सरकार गिरा दो, धरती पर कुछ सरकार न रह जाए गैर भाजपाई। और उन्होंने कहा इसके लिए ईटी, जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जिनको लोकतंत्र में विश्वास है वो निश्चित रूप से इसका जबरदस्त ढंग से सिर्फ आलोचना ही नहीं करेंगे, इसके खिलाफ एकजुट होंगे। कोई सरप्राइजिंग नहीं है जिस तरीके से विपक्ष पे एकदम फोकस लगाकर उनके ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये दुखद है। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन होना है, कोई आरोप होता है, तो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ ही क्यों? हिमंतो बिस्व शर्मा का क्या हुआ? शुवेंदु अधिकारी का क्या हुआ? प्रताप सरनायक का महाराष्ट्र में क्या हुआ? अजीत पवार का क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर जो चार्जेस है उसका क्या हुआ? तो सवाल उठता है। अगर आप देखें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में से 97% जो जिस पे कार्रवाई चल रही है वो विपक्ष के लोग हैं। पक्ष विपक्ष के इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच सवाल यही बना हुआ है कि झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, नया मुख्यमंत्री बना नहीं है। अगर इसी वक्त झारखंड से जुड़े किसी बड़े फैसले को करना हो तो कौन फैसला करेगा? मुख्यमंत्री तो है नहीं, किसके पास ये जिम्मेदारी होगी? क्या गिरफ्तार हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री माना जाएगा एज अ केयरटेकर सीएम? उनको कोई फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक चंपई सोरेन, जो कि अपनी अधिकार के तहत न्योता मांगने गए थे, उनको न्योता नहीं दिया है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास, आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मेरा आचार्य साहब आपसे है। 24 घंटे हो गए, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं और आज 2 बार मिलने के बावजूद भी चंपाई सोरेन को अब तक न्योता नहीं दिया है, शपथ नहीं दिलाई गई है। आज की तारीख में कोई बड़ा फैसला करना हो, कोई आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो कैसे सरकार चलेगी? क्या कहता है संविधान? देखिए, जब एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं और जब गवर्नर उसको स्वीकार करते हैं, उस वक्त गवर्नर उनसे कहते हैं कि आप बने रहिए चीफ मिनिस्टर जब तक दूसरा चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं होती। ये एक प्रैक्टिस है विच इज फॉलोड। सब कहीं वो फॉलो हो जाता है, वो सारे गवर्नर्स वही फॉलो करते हैं। उसका कारण है क्योंकि आर्टिकल 163 के अंदर गवर्नर को एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिमंडल की जरूरत है। There shall be a council of ministers to aid and advise the governor. यही है। तो इसका मतलब है there shall always be a council of ministers. तो इसीलिए गवर्नर हमेशा चीफ मिनिस्टर जो रिजाइन करते हैं उनसे कहते हैं कि आप बने रहिए चीफ मिनिस्टर, अभी जो दूसरा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स जब तक नहीं होता तब तक रहिए, क्योंकि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत है, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं चल सकता। हाँ, तो आचार्य साहब, थोड़ा सा और लेमन की भाषा में आपसे बात कर रहा हूं। तो कल मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मतलब पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, गवर्नर
आर्टिकल 163 की आप बात कर रहे हैं, गवर्नर क्या अब किसकी एडवाइस पे काम करेंगे? क्या राष्ट्रपति शासन की ओर राज्य जा रहा है? नहीं, देखे ना, एक तो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर ने जो उसने रिजाइन किया है उनको कहें कि आप रहिए, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर खुद गवर्नमेंट नहीं चला सकता। गवर्नर को गवर्नमेंट चलाने के लिए मंत्रिमंडल की जरूरत है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है। गवर्नर अपने आप इंडिपेंडेंटली सरकार नहीं चला सकता, इसलिए मंत्रिमंडल की जरूरत है। इसीलिए जो रिजाइन करते हैं चीफ मिनिस्टर उसको कहते हैं कि आप रहिए, ताकि दूसरे जो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति तक आप रहिए। तो ये बात है, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं आचार्य साहब, श्रीनिवास जी मैं आता हूं आपके पास, तो क्या इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है झारखंड में? अगर गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को नहीं कहा कि आप कंटिन्यू रहिए, तब तो सर्टनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। राइट। तो ये जो अंतराल है, इस अंतराल की कोई कल्पना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं हो सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसमें इस तरह का वैक्यूम परमिट ही नहीं होता। ये बात जी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैं एक बार श्रीनिवास आपके पास चलूंगा, आप रहिएगा आचार्य साहब अभी मेरे साथ। एक अपडेट देता चलूं दर्शकों को। इस वक्त एक खबर आ रही है, काफ़ी देर से एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे थे 40-45 विधायक जाने के लिए रांची से बाहर हैदराबाद की तरफ। खबर अब यह आ रही है कि वो चार्टर्ड प्लेन नहीं उड़ पा रहा है। मौसम की खराबी है, फॉग है, इस वजह से प्लेन नहीं उड़ पा रहा है। सबको वापस अपने अपने घरों में रांची में ही रुकने को कहा गया है, तो सब वापस लौट रहे हैं। ये ताज़ा अपडेट अभी इस वक्त आ रहा है मेरे पास। श्रीनिवास जी, अब मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछता हूं। अब सब जबकि रांची में हैं, पहली बात तो ये बताइए कि क्या राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया है? कोई औपचारिक तौर पर चिट्ठी खत आया है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और केयर टेकर के तौर पर हेमंत सोरेन रहे या कोई और रहे, ऐसी कोई जानकारी? रांची में रह के भी मैं उसी तरह से खबरों से जुड़ता हूं जैसे आप जुड़ते हैं। तो खबर यह है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये अखबार में भी छपा। और इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही जैसा कि आचार्य साहब ने कहा कि एक नया वैकल्पिक मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो आप जैसा बताया वो संविधान के जानकार हैं, हम लोग विशेषज्ञ नहीं है, कि ये अभूतपूर्व स्थिति है। ये कल्पना से परे है कि विधानसभा है, विधानसभा में बहुमत अल्पमत का कोई संकट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, एक पक्ष के पास नंबर है और सरकार नहीं है। झारखंड सरकार विहीन स्थिति में भी है, क्योंकि गवर्नर इन काउंसिल ही सरकार होता है और काउंसिल नहीं है। मुख्यमंत्री शायद जेल भेजे जा चुके, एक्स गवर्नर में ही रख लेते आप कि भाई तब तक रहिए जब तक करें। तो सरकार विहीन स्थिति है और यह संकट पैदा नहीं हुआ, पैदा एक बात और बताइए श्रीनिवास जी, एक बात और बताइए, इस पूरे घटनाक्रम में हम लगातार कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं को 24 घंटे से स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे नेता हो गए, बड़े बड़े नेता उनकी तरफ हैं, वो सब कहाँ हैं? क्या उन लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की है? क्या उन लोगों ने अपनी तरफ से दावा पेश करने की कोशिश की है? उस खेमे में क्या चल रहा है? ये तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तरफ से जो करना है वो तो राज्यपाल कर रहे हैं, उनको करने की क्या जरूरत है? तो ये बाकी खेल तो बाद में होगा। क्योंकि मेरा अनुमान ये है कि ये इरादा ये है, ये अनुमान है सिर्फ, कि 2000 जो अगला संसदीय चुनाव है यहाँ कोई सरकार नहीं होगी। मने नंबर नहीं है तो जेएमएम या गठबंधन की सरकार हो जाएगी, अगर वो बनाएंगे तो जो बनाना चाहिए उनको। तो इस तरह से लटकाएंगे, जैसा आचार्य साहब ने कहा कि ये जो स्थिति है वो राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। विधानसभा भंग कर दीजिए, विधानसभा स्थगित कर दीजिए और गवर्नर शासन चलावे। आपने वो नहीं किया, तो गवर्नर जब भंग नहीं किया, राष्ट्रपति शासन लगाया और इस्तीफा स्वीकार करके बैठ गए हैं, तो ये पूरा प्रशासन तंत्र किसके निर्देश पर चल रहा है?
यहाँ का बिल्कुल, प्रशासन, यही मैं पुलिस, जानना चाह रहा हूँ। मेरी भी सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी, उलझन यही है। इसका निर्देश कल रात नहीं। भी मैंने आचार्य साहब से जी। फोन पर बात की थी लाइव सिचुएशन में, लाइव तो नहीं ले पाए थे हम, लेकिन फोनों पे आचार्य साहब ने समझाया था कि कैसे एक वॉइड क्रिएट हो गया है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। लेकिन मेरा सवाल आचार्य साहब अब आपसे है, एक व्यक्ति पहुंचा, उसने अपने समर्थन की चिट्ठी दिखाई, उसने दावा किया कि मेरे पास इतने हैं, जो कि बहुमत से ज्यादा हैं। क्या उसके बाद भी राज्यपाल शपथ के लिए नहीं बुलाएगा, या उन राज्यपाल क्या चाहता है तो उन विधायकों की परेड करा सकता है क्या, या सब कुछ होगा विधानसभा के पटल पे ही? देखिए, झारखंड का जहां ये सिचुएशन जो है, जहां तक मैंने समझा है, वो तो बहुत ही क्लियर है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि एक गठबंधन की मेजॉरिटी है वहां पर, और इन्होंने वो साबित भी किया। उन्होंने मतलब वो वीडियो वगैरह दिखा करके सारे मेंबरों का लिस्ट गवर्नर को दिया है। अब उससे ज्यादा उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो किसी पार्टी की, वो तो फ्लोर टेस्ट से साबित होगा, तो हाउस के अंदर ही वो साबित होगा। गवर्नर के सामने एमएलए को परेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है, और फिर सरकारिया कमीशन वगैरह, तो इन्होंने काफी एम्फोसिस देके कहा है कि ये जो तरीका है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो परेडिंग ऑफ एमएलए बिफोर द गवर्नर, और गवर्नर उसका कोई गवर्नर को वो देखने की जरूरत ही भी नहीं। ये तो हाउस डिसाइड करेगा, किसके पास मेजॉरिटी है वगैरह। ये सारी चीजें जो है। जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज श्रीनिवास जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और इस पूरी कहानी में हम दिल्ली के जो पत्रकार हैं उनकी नज़र बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, उनके ट्विटर पे लगी रहती है। वो लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में क्या चल रहा है। 1 घंटे पहले का उनका ट्वीट है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने चार्टेड प्लेन की लिस्ट निकाल के दिखाई है और कहना है कि इसमें केवल 10 पैसेंजर हैं और 4 ही विधायक हैं। उनका ये दावा है, उनके लगातार उन्होंने कई ट्वीट किए दिन में आज, कि जेएमएम में फूट पड़ गई है, सब लोग एक साथ नहीं हैं, और शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी की वजह से ये तमाम लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्या कहना है आपका, क्या जेएमएम में फूट पड़ी है? ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या फूट है कि नहीं है, वो तो विधानसभा में तय होगा ना। राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? या तो आपको लगता है कि बाबूलाल मरांडी के पास बहुमत है, उनको शपथ दिला दीजिए, या किसी के पास बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। लेकिन विधानसभा है, एक पक्ष कह रहा है कि हमारे पास इतने लोग हैं, तो आप भरोसा कीजिए चाहे मत कीजिए, हम सोच रहे हैं, उन्होंने कहा। तो ये जेएमएम में फूट पड़ गई है, या उसमें शिबू सोरेन का दस्तखत नहीं था, या बैठक कहाँ हुई ये पता नहीं है, तो कुछ टेक्निकल खोजे जा रहे होंगे कि ये इतने देर लटकाने का औचित्य बताया जा सके कि आपने क्यों इतना देर किया, क्या कर रहे हैं। तो फूट हुई नहीं हुई, ये तो निशिकांत दुबे की फाइंडिंग है, हम कैसे कह सकते हैं। हो सकता है, ये तो साबित दिख रहा है कि हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन, उनको नाखुशी है अपने देवर से, मुख्यमंत्री से, उनकी पत्नी को नहीं बनने देना चाहती है वगैरह वगैरह। लेकिन इस कारण जेएमएम में फूट पड़ गई, ऐसा तो कुछ झलक नहीं रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की, और मेरे ख्याल से सीता सोरेन को ढूंढना चाहिए। सीता, क्योंकि कल्पना सोरेन को नहीं बनाया मुख्यमंत्री, चंपई सोरेन को बनाया। क्या सीता सोरेन अब भी नाराज है? ये आना चाहिए। बसंत सोरेन कहाँ है, क्यों कैमरे के सामने नहीं आ रहे, उनको भी सामने आके बताना चाहिए, उनको ट्वीट करना चाहिए, अपनी राय बतानी चाहिए इस नए डेवलपमेंट के बारे में। एक क्विक जवाब आचार्य साहब आपसे लूंगा, ऐसा कितने दिन तक टाल सकते हैं राज्यपाल, कब तक इग्नोर करेंगे उस दावे को? देखिए आचार्य साहब, ऐसा कोई टाइम लिमिट कहीं कोई किसी ने फिक्स नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो झारखंड में स्थिति बिल्कुल साफ है, और इसमें गवर्नर का जो ऑब्जेक्टिव, गवर्नर जो करना है वो यही है कि जल्द से जल्दी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में सहायता दे। तो गवर्नर के फर्ज है तो इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल एक गवर्नमेंट को बनाना है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आचार्य साहब। हमने अभी 3 दिन पहले बिहार में देखा, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, फिर जाके चिट्ठी पकड़ाई 2 घंटे के बाद, और देर शाम को उनकी शपथ भी हो गई। सब कुछ 4, 5, 6 घंटे में हो गया। यहाँ पर 24 घंटे हो चुके हैं, दावा किया गया है
पर अब तक राज्यपाल की तरफ से किसी भी तरह का कोई सरकार बनाने को लेकर कदम उठाते नहीं दिखे। शुक्रिया आचार्य साहब आपका, श्रीनिवास साहब आपका इस बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन झारखंड में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति दिखाई दे रही है और जो दोनों मेहमानों ने कहा, इशारा लग रहा है, हालात लग रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन की ओर राज्य आगे बढ़ रहा है। इस बीच हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल देर रात गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने आज हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। ईडी हिरासत की मांग पर कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद फिर से 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। कितने दिनों की रिमांड की मांग की गई थी? रिमांड की मांग 10 दिन के लिए कही गई थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 1 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जो फैसला है उसको क्या किया गया? रिजर्व रखा गया? रिजर्व रखा गया। कल फिर होगी सुनवाई? जी। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ इस बीच पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की 3 जजों की बेंच सुबह 10:30 बजे इस याचिका पर अब सुनवाई करेगी। इससे पहले कल गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने एक बयान का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज जारी किया गया। सुनते हैं गिरफ्तारी के पहले हेमंत सोरेन ने क्या कहा था। अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं, जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। तो अब देखना है कि कल रांची की कोर्ट क्या सोरेन को ईडी की 14 दिन की हिरासत में भेजेगी या फिर उधर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलेगी। रांची का सियासी ड्रामा जारी है। खबरों की खबर में बात करते हैं आज आए बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया, जो अंतरिम बजट कहा जाता है। मध्य वर्ग को जिस टैक्स राहत की उम्मीद होती है वो इस बजट में नहीं मिली, न ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ, लेकिन बजट के जरिए वित्त मंत्री ने पिछले 10 साल की आर्थिक उपलब्धियों और आने वाले समय की तैयारी की बात कही है। बजट की क्या रही खास बातें, क्या कुछ मिला लोगों को, आइए देखते हैं दिग्गजों के साथ क्या खास है बातें इस बजट की। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। 2019 के जो आपका वोट ऑन अकाउंट आया था, जब पीयूष गोयल साहब वित्त मंत्री थे, तो हमने किसानों के लिए सरकार ने स्कीम की अनाउंसमेंट किया था उस वोट ऑन अकाउंट में, जब 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आने थे, पीएम किसान निधि जिसको आप कहते हैं। वो उम्मीद की जा रही थी कि वो 6,000 से बढ़ाकर इस बार 12,000 या 10,000 या 9,000 हो जाएगा, वो नहीं किया गया। इसकी वजह क्या किसान संतुष्ट हैं 6,000 रुपये से? देखिए, किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं जैसे मैंने कहा कि ये जो वोट ऑन अकाउंट हमारे 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है, 10 साल का काम का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। हमारे पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखता है कि हम लास्ट मिनट पूरे 10 साल काम नहीं करेंगे और लास्ट मिनट में
कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। ये 2009 और 10 में हमारे कांग्रेस ने लोन वेवर उन्होंने अनाउंस किया था, और आपको मालूम ही है उनके लोन वेवर के बाद जब CAG ने रिपोर्ट दिया था उसमें 40% लोन वेवर फ्रॉड लोन वेवर थे और उसमें करप्शन थे। तो हम ऐसे पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल ट्राइब की राजनीति में विश्वास करते ही नहीं हैं। हमने 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत मेहनत से हमारे लोगों को कोविड के दौरान कोविड वैक्सीन, राशन, सब कुछ काम किया है। तो ये एक तरह से 10 साल का एक रिपोर्ट कार्ड आज पेश हुआ है। इस बजट की कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट इसने बहुत कम रखा है 5.1% से, और इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट मार्केट से कम बोरो करेगी, प्राइवेट सेक्टर जब बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इंडिया की इंटरेस्ट रेट रेजीम कम रेट पर होगी, और उससे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। और ये बहुत मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि फिस्कल डेफिसिट कम रखा। दूसरा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.4% रखा है, पिछले साल से बढ़ाया है, पर 3.4 पर भी देखिए अगर 2013-14 से देखें तो करीब 592% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़ा है सरकार का। और ये जो 3.4 है इसका भी लक्ष्य ये है कि प्राइवेट सेक्टर आए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो मेरे विचार से ये जो बजट है कई चीज़ों पर बहुत प्रोग्रेसिव बजट है। और ग्रीन डेवलपमेंट में जब सोलर रूफटॉप पर आप जाते हैं तो जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी सोलर रूफटॉप लगाएगा उसको करीब 15 से 18 हज़ार का फ़ायदा होगा, क्योंकि 300 यूनिट उसको मुफ्त मिलेंगी। और ये मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रीन डेवलपमेंट की, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग स्टेशंस पर फोकस किया गया है। तो ये सब कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत को एक नई दिशा ऑफ ब्लू डेवलपमेंट, ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट पर ले जाती हैं। पहला सवाल यही, बजट को कितने मार्क्स देंगे आप निर्मला सीतारमण को? मैं 3 शब्दों में बजट को कहूँगा, ये जिम्मेदार बजट है, ये दूरदर्शी बजट है और इसलिए विकासशील बजट है। महंगाई पे यदि आंकड़ों पे आप ध्यान दें तो अभी जो इन्फ्लेशन है वो 5% का लगभग रहा है, और इस सरकार के 10 साल की जो अवधि है उसमें 5.1% का औसताना इन्फ्लेशन रहा है। यदि आप 2004 से 2014 तक का जो अवधि थी उसमें लें तो करीब 9.5-10% का इन्फ्लेशन रहा। तो महंगाई पे तो काफ़ी अच्छी लगाम रखी हुई है इस सरकार ने। पिछले 2 सालों में विकसित देश अमेरिका ले लें, जर्मनी ले लें, सारा यूरोप ले लें, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है करीब 2.5-3 गुना ज़्यादा रहा है हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन जो उनकी रही है। इसके मुकाबले यदि आप भारत का इन्फ्लेशन लें तो हिस्टोरिकल एवरेज के मुकाबले सिर्फ 90% यानी कि कम रहा है। तो साफ है कि बाकी जो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके मुकाबले भारत इन्फ्लेशन में काफ़ी अच्छा कर रहा है, और यही आगे चल के भी मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही आगे भी रहेगा। महामारी के बाद जो बजट आई उससे ही सरकार का एक काफ़ी रोज़गार पे एम्फेसिस रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू। यदि आप देखें तो उस बजट में करीब 20% से ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। पिछले साल करीब 35% बढ़ाया गया, और उसके ऊपर इस साल जो है 11% बढ़ाया गया है 1,11,000 करोड़ का। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो लागत है वो अभी करीब 11 लाख से ऊपर 11,11,000, तो ये बहुत ही बड़ी लागत है। इससे क्या होता है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बनती है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी होता है, तो उससे कंस्ट्रक्शन में, इनफॉर्मल सेक्टर में रोज़गार बनती है, और ये हमने देखा भी है। जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वित्त मंत्री ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इसको अगर मैं अर्थशास्त्री की दिशा से देखूं तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं सस्टेन्ड, फास्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बिकम विकसित भारत। विकसित भारत तो सबने, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने सबने बोला हुआ है। सो
दैट इज़ द बिग मैसेज। इसमें 3 पार्ट हैं, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ और आप फिर डिटेल में जा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। इसके 3 भाग हैं। एक तो है सस्टेन्ड फास्ट ग्रोथ या सस्टेन्ड हाई ग्रोथ, दूसरा पार्ट है इंक्लूसिव, और तीसरा पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं जिसको तो मैं आऊँगा। तो पहले पार्ट में है वित्त मंत्री ने अगेन पहले बताया कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं और अश्योर किया कि ये रिफॉर्म्स चलते रहेंगे, तो काफ़ी एम्फसिस है। दूसरा पार्ट है जो जिसको कहते हैं हम पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस पर काफ़ी काम हुआ है, उसका बताया और अश्योर किया और थोड़े से प्रोग्राम भी बताए जो आगे भी चलते रहेंगे। और फाइनली जो तीसरा भाग है इसका, उसको मैं बोलता हूँ होलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो ये अगर इसको एक्सप्लेन ना करें तो थोड़ा अजीब लगता है। होलिस्टिक एक तरफ से मतलब है कि सारा कुछ ध्यान रख के, और प्रैग्मेटिक क्यों? क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, उसके सल्यूशन कई लोग कई दिशा से कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो सिंपल आंसर, तो उसमें प्रैग्मेटिज्म लेनी पड़ती है सबको जज करके। सो ये 3 अप्रोचेस, 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047। I don't think the interim budget has anything to do with returning to power. They are calculating return to power on several other issues which I do not wish to elaborate now. The interim budget, according to them, is a holding operation. But even a holding operation must acknowledge and recognize the problems faced by the people. I am thoroughly disappointed because the interim budget, at least the speech of the Honorable Finance Minister, does not even acknowledge issues like rampant unemployment, high food inflation, the suffering of farmers, the suffering of women. Nothing is acknowledged. So I'm thoroughly disappointed. जो बजट भाषण मैंने सुन करके कुछ पॉइंट मेरी समझ में आए, उसमें ये कहा जा सकता है कि बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर ये है कि अब ये जो सरकार है ये एक नई जुबान दे रही है पूरे डिस्कोर्स को, और देश को देखती है 4 जाति में। वो जात क्या है? महिला, किसान, युवा और गरीब। तो इन अ लाइटर वेन आप कह सकते हैं कि 4 जात की बात है और 400 सीट की बात है। क्योंकि चुनावी साल है तो मन की बात तो शायद यही होगी कि ये एक बजट ऐसा है जो ये मैसेजिंग दे कि हम कितना एम्बिशियस प्लान लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता रही हैं वित्त मंत्री, और उसमें देखें 2-3 डेटा मैं जिक्र करना चाहूँगा। पिछले 10 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकाला गया, या 43 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के जरिए पहुंचाए गए लोगों के पास, या 70 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घरों की मालकिन हैं, 70% महिलाएं जो भी घर मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। या एक चौथा डेटा आप देखिए कि 34 लाख करोड़ रुपए जनधन योजना से लोगों तक पहुंचे हैं। तो जो एक बड़ी चीज हुई है पूरे पॉलिटिक्स में या देश को चलाने में, वो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सेक्युलराइजेशन हो गया है। ये अब उस लेवल पर चला गया है जो मोस्ट इफिशिएंट स्कीम है। दुनिया भर में इस प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है जो लोगों तक सीधे ये फायदा पहुंचा सके। इसीलिए जो हम लोग बातूनी मिडिल क्लास हैं उनको निराशा हो जाती है कि इनकम टैक्स में राहत नहीं दी। इनकम टैक्स की राहत अब एक इस पूरे पीस का बहुत छोटा सा हिस्सा बन गया है। जॉब क्रिएशन पर देखिए, दर्जनों बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। एक का सिर्फ एग्जांपल ले लीजिए, सोलर एनर्जी के बारे में यह कहा गया है कि लोग अपने घर पे सोलर एनर्जी का सिस्टम लगा लें, जॉब क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, और जो बिजली इतनी सस्ती मिलेगी कि आपको तो फ्री में दे दी जाएगी 100 यूनिट तक के लिए। तो ये भी एक नया लेयर है
बॉटम ऑफ पिरामिड के लेवल पर जॉब क्रिएशन करने का। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकाला है, 11 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाओं पर, वो बहुत बड़ी एक्टिविटी जनरेट करेगा और वो जॉब क्रिएटिंग एक्टिविटीज होती हैं। इसलिए जो 7% ग्रोथ की बात है वो इससे इस बजट के जरिए, अंतरिम बजट के जरिए कैसे पहुंचा जा सके उसका एक खाका है। और चाहती वित्त मंत्री तो बहुत सारे अनाउंसमेंट कर सकती थी जो पॉपुलर स्कीम होती हैं, जो मिडिल क्लास को पॉपुलर लगती हैं, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लास पहले से ही सरकार के पूरी तरह से साथ में है। अर्थ ये हुआ कि जो फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं, देश के ग्रोथ की जरूरत को पुश करने के लिए फोकस उस पर है। काफी कुछ विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, काफी कुछ इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो ये पाइएगा कि वो सारे फंडामेंटल्स अब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं जो इस ग्रोथ इंजन को जोर से प्रोपेल करें। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो खबरों की खबर में आज फिलहाल के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।